नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एसआईटी की टीम अब से कुछ ही देर पहले पीड़िता के घर पर पहुंची हुई थी और पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए एसआईटी की टीम इस समय रात में, आपको बता दें, बीते 3 दिनों में ये दूसरा मौका था जब एसआईटी की टीम वहां पर घर पर पहुंची थी। लेकिन सवाल ये उठे कि आखिर 9:30 बजे के बाद एसआईटी का घर में क्या काम। एसआईटी के अधिकारियों से आज तक ने बातचीत की है, जिनका जवाब ये निकलकर सामने आया है कि दरअसल वो पिता का बयान दर्ज करना चाहते थे, लेकिन पिता अभी बोलने की हालत में नहीं है। इसी वजह से अभी तो एसआईटी की टीम जा रही है, लेकिन कल फिर से आएगी। आपको ये भी बताते चले कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम में एक महिला अधिकारी भी हैं, लेकिन वो आज नहीं पहुंची थी। सिर्फ पुरुष ही पहुंचे हुए थे और उन लोगों की ओर से ये बयान दिया गया है कि अब हम कल आएंगे, आज बयान पिता का दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। वहीं एसआईटी की ओर से ये भी कहा गया है, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, जिस पर एसआईटी का ये कहना है कि सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट अगर कर भी रही है तो भी एसआईटी की टीम अपनी जांच को पूरा करेगी और जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसको सरकार को सौंप देगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एसआईटी की टीम बीते 3 दिनों में आज दूसरी बार पीड़िता के घर पर पहुंची हुई थी, लेकिन बिना किसी का बयान दर्ज किए वहां पर माहौल का जायजा लेने के बाद एसआईटी की टीम अब से कुछ ही देर पहले निकल चुकी है। अधिकारियों की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, आखिर वो क्यों पहुंचे, उनका मकसद क्या था, आज तक से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा गया है, एसआईटी के अधिकारी की ओर से सुनिए। देखिए, अभी उनके पिताजी की थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे। उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। सर, तो एक टेक्निकली अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रही है, जैसे कि अभी सीबीआई रेकमेंड हुआ है, तो क्या आप लोग का भी साइड बाय साइड पैरेलल चलेगा तो कंप्लीट होगा? थैंक यू। एक बार बता दीजिए, वेट करिए थोड़ा सा। अभी फैमिली मेंबर से कुछ और चीजें जो है वो उनके फादर के बयान रह गए थे, और भी अगर वो किसी का बयान कराना चाहते हैं या कोई और बात बताना चाहते हैं तो ये हम जानने आए हैं। अच्छा, वो जानने आए हैं। सर जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी एसआईटी की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, क्या उसके आगे की कोई जांच आगे बढ़ी, कोई नेक्स्ट रिपोर्ट या उसके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुछ आप लोगों का अभी तक सामने आया है? मैम, हम लोग जो है अपनी कार्रवाई जो है कर रहे हैं और समय से जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे। एसआईटी के अधिकारियों को आप सुन रहे थे, समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के बाद उसके लिए तफ्तीश करने आए थे पिता का बयान दर्ज करने, लेकिन उनका कहना है कि बयान लेने में काफी वक्त लग जाता, इस वजह से अभी तो वो जा रहे हैं। लेकिन एसआईटी के अधिकारियों से यकीनन ये पूछा जाना चाहिए कि रात के 9:30 बजे के बाद अगर आप वास्तव में गंभीरता से बयान दर्ज कराना चाहते थे तो आज पूरा का पूरा दिन खाली था, आखिर आप यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। फिलहाल एसआईटी के पास अभी आगे के 4 दिन और हैं। 7 दिनों के भीतर उसको अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी है और उसके बाद मामला आगे कैसे बढ़ेगा। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, इसकी एक प्रक्रिया है, केंद्र की ओर से आदेश दिए जाएंगे, फिर सीबीआई जांच भी शुरू होगी। हालांकि परिवार बार बार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ दर्द का दरिया है, क्योंकि एक परिवार ने अपनी 19 साल की बेटी खो दी है। उनके आंसू सूख चुके हैं, लेकिन दिल का जो जख्म है वो लगातार हरा है। इन सब के बीच पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि जब वो दिल्ली से चले थे तो रास्ते में उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वालों की झड़प भी हुई, लाठीचार्ज की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन आखिरकार 5 सदस्यीय डेलीगेशन यहां इस गांव में पहुंचने में कामयाब रहा और 1 घंटे तक पीड़ित परिवार से राहुल प्रियंका ने की मुलाकात और उसके बाद उनके दर्द को साझा किया है। आज पूरे दिन का क्या रहा है घटनाक्रम और परिवार कैसे दर्द में है और चाहता है इंसाफ, उसको बताती ये रिपोर्ट देखिए। ये एक बेहद भावुक लम्हा था। एक मां की वेदना पर कांग्रेस की प्रियंका संवेदना का मरहम लगा रही थी। जज्बातों का समंदर ऐसा उमड़ा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी भी खत्म हो गई। राजनीति की चक्करघिन्नी चाहे जितनी तेजी से नाचे, लेकिन इंसान की संवेदना सिर्फ इंसान के दर्द को देखती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने बहन के साथ हाथरस की पीड़िता के घर पहुंचे थे।
दोनों भाई बहन ने पीड़िता के दर्द को साझा किया, मदद का भरोसा दिया। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समझना पड़ेगा। जहाँ यह न्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। दो चीजें जो पूरे मामले से उभर के आई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, उसको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, न्यायिक जांच चाहिए। तो उस मांग को लेकर भी कांग्रेस आगे लामबंद रहेगी। पहले भी उसने कहा था कि अगर परिवार से पाबंदी नहीं हटाई गई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर बेहद आक्रामक, बेहद तीखे तेवर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस में जब पीड़िता के घर पहुंचे तो वहां न कुछ कहने के लिए था और न सुनने के लिए। बस दर्द की एक दास्तां थी जिसे दिल की कानों से सुना जा सकता था और आंखों के मर्म से देखा जा सकता था। पीड़िता का परिवार पहले दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राहुल और प्रियंका को अपने बीच पाकर उन्हें भी उम्मीद जगी कि कोई उनके लिए लड़ रहा है। प्रियंका ने उस मर्म पर हाथ रखा जिसमें परिवार अपनी बेटी के आखिरी दर्शन के लिए तरस गया था। और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं। राहुल और प्रियंका गुरुवार को ही हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन तब जाने नहीं दिया गया। आज गए तो इंसाफ की लड़ाई को आखिरी मुकाम तक ले जाने का वादा पीड़ित परिवार से कराए। एक मिनट telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family, इनकी रक्षा करना यूपी सरकार। प्रियंका ने पीड़िता की मां को गले लगा लिया तो राहुल ने पीड़िता के परिवार वालों के कंधे पर हाथ रखकर मानो कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उस परिवार के साथ है। पीड़िता के परिवार ने प्रियंका और राहुल के सामने अपने लिए इंसाफ की मांग रखी, साथ ही हिफाजत की भी बात रखी। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो मैं सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिलवा सकते, किस काम की है सरकार। मीडिया का हुजूम बाहर खड़ा था और घर के अंदर प्रियंका राहुल ने पीड़िता के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष, हाथरस, आज तक। हाथरस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर से जाने के बाद पीड़ित परिवार से हमने उनकी राय लेनी चाहिए। हमने ये जानना चाहा कि किस तरह की बातचीत हुई है और सीबीआई जांच को लेकर उनका क्या कहना है। इस पर पीड़िता के भाई और उनकी भाभी की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनिए। सीबीआई जांच करेगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। कोई बात नहीं, जो भी कर सके जांच करे। सीबीआई से जांच अगर करेगी तो संतुष्ट है आप लोग एसआईटी और पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, सिफारिश की है सिफारिश। मैम संतुष्ट हमें नहीं, हम अभी संतुष्ट हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाइए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई है? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को छिपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई है, बताइए। मैं क्या, कोई बात नहीं, आराम से
नहीं बताइए, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बताइए, आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो नहीं बताएं, बताइए। मैं बताऊंगा। हमारी कोई पर्सनल, ये भाई हैं, ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई है? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा, वो यही उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई, एक मिनट, सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे? सिफारिश की गई है मैम, जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। हमारी जो हमारे 3 सवाल हैं। मतलब आप लोग खुश हैं ना? खुश हैं कि नहीं है? मैम हम खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे? यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते, जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। और जो हमारे साथ बदसलूकी की है डीएम जी ने, ऐसा क्यों कि मतलब हमने कौन सा जुर्म किया है जो हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो रही है, हमेशा इतनी ज़्यादा जो बदसलूकी हो रही है हमारे साथ ही क्यों? डीएम को लेकर भी आपकी प्रियंका राहुल से बात हुई है? राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हाथरस के डीएम को हटाया जाए, ऐसे आप लोगों की जी जी जी, हमारी आप लोगों से भी बोला था हमने कि डीएम को हटाया जाए, ये ज़्यादा कुछ बदसलूकी कर गए थे उस टाइम पे। तो हम प्रियंका गांधी भी चुप कर आती हुई नजर आ रही थी, माँ से उन्होंने बातचीत की, माँ को वहाँ के कंधे पर हाथ रखा था, प्रियंका गांधी ने गले लगाया। जरा अंदर अंदर क्या हुआ बताइए आप। मैम, माँ जी भी रो रही थी, तो ऑब्वियसली सभी चुप कराएंगे, आपके सामने रोएंगी तो आप भी सीने से लगा के चुप कराएंगे। तो प्रियंका गांधी को देखकर वो रो रही थी, मतलब वो रोने भावुक हो गई थी अपनी बेटी को याद करके। उन्होंने उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इन सब के बारे में बताते बताते वो रोने लगी, फिर पापा जी भी रोने लगे। वही सारी जानकारी जो हम ओपनली, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमने हमेशा से बताया हम मीडिया के साथ हैं, मीडिया ने ही हमारा केस जो आगे तक बढ़ाया है, तो मैं सब खुल्ला बता रहा हूँ। और उनके द्वारा थोड़ी आर्थिक सहायता का एक चेक था वो दिया है। क्या दिया है आर्थिक सहायता का चेक? क्या है चेक? मैम हमने खोल के नहीं देखा, जो भी उनसे बना उन्होंने दे। प्रियंका और राहुल की ओर से आपको एक चेक दिया गया है जिसमें आर्थिक सहायता है जी। उसमें कितना अमाउंट है ये नहीं पता है? जी नहीं, आप भी हमें देंगी, वो भी हमें मंजूर है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया वो भी हमारे अकाउंट में ही है, ना कि हमारे हमसे दूर है, वो हमारे ही अकाउंट में है। कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैम। तो वही सब बता रहा हूँ, जो भी हमारी सहायता। परिवार से कुल कितने लोग मौजूद थे अंदर कमरे में? क्योंकि कमरा बंद था, बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, तो अंदर की बताइए कुल कितने लोग, कौन कौन था उस समय? सभी थे, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी सब थे वहाँ पे, दीदी बुआ दादी जी सब थे। वही हम अपनी बात जो थी अंदर की सब उन्हें बताया, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ शेयर किया। कोई पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन पे वो हम पे दबाव बनाए या किसी और पे दबाव बनाए। वो लोग निकल चुके हैं। आखिरी सवाल मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, अब सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करेगी जी। तो आपको लग रहा है सच निकल कर सामने आएगा? अब जो भी जांच होगी, मैं तो चाहता हूँ हमारी जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट के जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। तो ये परिवार के लोग अंदर लेकर जा रहे हैं। भाभी आप तो आ जाइए, आप तो आ जाइए। क्या बातचीत हुई? आप बड़ा भावुक भी हो रही थी, आप रोने भी लगी थी अंदर जब प्रियंका गांधी से मुलाकात चल रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए रही थी, मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई। क्या आश्वासन क्या मिला है उनकी ओर से? और सीबीआई जांच करेगी, सिफारिश की गई है, सिफारिश मुख्यमंत्री। हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं बोला है, वो अपनी तरफ से करा रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से होगा उनकी। मुख्यमंत्री ने तो इसके लिए सिफारिश कर दी है। सिफारिश करी होगी, मगर हमारे घर वालों की ये इन सब चीजों की भैया ये भाई हैं, आप बताइए। हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से फास्ट ट्रैक वो मंजूर है। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट से ही आप लोग मांग कर रहे हैं कि वहीं से जांच नहीं चाहिए। नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो खाली बस मम्मी से पूछती रही है कि क्या हुआ कैसे, ये सब सुनती रही है। वो क्या शुरू से बात थी? वही बता रही थी कैसे कांड हुआ ये सब पूछती रहे, गले से लगा लिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं। ऐसे उनकी ओर से क्या किया गया? प्रियंका और राहुल की ओर से क्या कहा गया?
वो बस संतुष्टि दे रहे थे कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। जो चेक दिया गया है उसमें कितने पैसे का? नहीं, अभी मैंने नहीं देखा है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे बंद करके तो उनके यहाँ पे आने के बाद संतुष्ट हैं आप लोग? उन्होंने जो आश्वासन दिया, मतलब प्रियंका राहुल की ओर से, अब सब लोग हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग तो सबसे संतुष्ट हैं। मिलने वालों से वो कोई वो नहीं है, जो भी हमसे मिलने आ रहा है हमारी दुख परेशानी समझ रहा है, वो लोग सब हमारे लिए भगवान है। अधिकारियों ने भी आके आपसे मुलाकात की थी, दो लोग बैठे हुए थे, क्या बातचीत की आप लोगों ने? क्या कहा उनसे आप लोगों ने? उनसे खाली बस हमने अपनी प्रॉब्लम जो भी थी वो बताई है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि हाँ आपके साथ खड़े हैं? हाँ, हम जो भी, मतलब उन लोगों की भी बातचीत से आप लोग संतुष्ट रही या नहीं थी? यही बोला है उन्होंने, जो अपराधी हैं हम उन्हें सजा दे के रहेंगे, वो छूटेंगे नहीं। वो उन्हें मतलब सजा से वो नहीं किया जाएगा कि नहीं उन्हें रिहा हो जाए, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। लेकिन आप लोग कह रही हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने भले ही की हो, लेकिन आपको न्यायिक जांच चाहिए, इससे कम परिवार को मंजूर नहीं है। हाँ, हमारे घर में मंजूर नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ये ऊपर से वीडियो बना के डाली जा रही है मैम, इन सब चीजों के बारे में हमारे घर से कोई भी नहीं बोल रहा है। उनके भाई अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोगों ने मतलब शव को जला दिया गया, पहले आप लोगों की ओर से कहा गया कि पता नहीं किसका है, फिर बाद में हड्डियां चुन के आप लोग लेकर आए, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं, सुनने इनकी बात सुनिए, मैं इनकी बात हो जाए, बताइए, बोलिए। वो हकीकत में वो हमारी दीदी की बॉडी नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। वो अस्थियां ले जरूर आए, जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा ना, ये पता नहीं चलेगा ये किसकी बॉडी थी, कैसी थी, तब तक वो जो आई है ना अस्थियां, वो ऐसी रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा, तब उनका सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, आप लोग चेहरा नहीं देखी तो अभी भी भरोसा नहीं है कि वो किस अस्थियां हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग एहतियाती लेते आई हैं। हाँ। और ये देखिए, परिवार के लिए भी यकीनन ये दुख भरी घड़ी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार मीडिया कैमरे लगातार इनका पीछा कर रहे हैं, नेता भी इनसे मुलाकात करने के लिए बार बार आ रहे हैं, और परिवार में परेशानी की स्थिति भी है, क्योंकि बीते 18-19 दिनों से दिन रात ये परिवार जगा हुआ है, बिना कुछ खाए बिना पिए अपनी बात यहाँ पर रख रहा है, लेकिन न्याय के इंतजार में है कि कम से कम उनकी बातें हमारे कैमरे के जरिए जब देश तक पहुंचेंगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। और उसी न्याय के इंतजार में ये पूरा का पूरा परिवार इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है सरकार की ओर। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, लेकिन उस सिफारिश से ऐसा लग रहा है परिवार संतुष्ट नहीं। खुद आप उन तमाम लोगों को सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। न्यायिक जांच की बात ये पूरा परिवार कर रहा है, तो क्या अब आगे इस तरह की न्यायिक जांच होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार की जो डिमांड है वो हमने सामने रखी है। तो ये कुल मिलाकर आज की स्थिति देखने को मिली है यहाँ पर हाथरस से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जब हाथरस आने के लिए डीएनडी पर थे, उसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले ये लग रहा था कि दोनों को यहां पर आने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि लाल लश्कर के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से ही खबर आती है कि 5 लोगों के डेलीगेशन को हाथरस जाने की इजाजत दे दी जाती है, और उसके बाद शाम को ये दोनों नेता यहां पर पहुंचते हैं और 1 घंटे का वक्त पीड़ित परिवार के साथ बिताते हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार से करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद राहुल गांधी वापस लौट गए, लेकिन यहां से लौटने के पहले राहुल की गाड़ी भी तेज चली और सियासत भी। डीएनडी पर जब कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस के जवानों ने रोक लिया, उन पर लाठियां बरसाई, उसके बाद मालूम चला कि राहुल को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई, मगर शर्त ये थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सिर्फ 5 लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे। राहुल और प्रियंका का काफिला डीएनडी से आगे बढ़ा। काफिला बढ़ता रहा और साथ में बढ़ती रही राजनीति को समझने वालों की धड़कनें कि आखिर राहुल और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर क्या कहेंगे, वो योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे। 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच राहुल और प्रियंका का काफिला हाथरस में प्रवेश कर गया। उस वक्त हमारे संवाददाता उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी आगे की गाड़ी में बैठे हुए, पीछे प्रियंका गांधी। आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं
राहुल गांधी की, और ठीक पीछे प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये पूरा काफिला आप देख पा रही हैं राहुल गांधी का, जो गांव में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, गांव में राहुल गांधी का काफिला प्रवेश कर चुका है। इस काफिले के साथ हम चल रहे हैं। उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि भीड़ की वजह से। हालांकि पुलिस की ओर से बंदोबस्त काफी अच्छा किया गया था कि लोगों को निकल जाएं, और राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं जा रहे हैं। बेशक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 5 लोगों के साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत थी, मगर राहुल और प्रियंका के साथ करीब 70 लोगों का काफिला था। आगे आगे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी थी और पीछे पीछे राहुल प्रियंका की गाड़ी। राहुल और प्रियंका पीछे वाली सीट पर बैठे थे। हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव में राहुल और प्रियंका की गाड़ी घुसी तो गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर ये अंधेरा रात से ज्यादा हालात का अंधेरा था। दिन भर गांव में सरकारी बूटों की आवाज आई थी और दिन ढलने के बाद सियासी रस्साकशी की रोशनी में गांव नहा गया था। गाड़ियों की लाइट, टॉर्च की रोशनी और मीडिया के कैमरों के प्रकाश में राहुल और प्रियंका साथ साथ पहुंचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बैठे, राहुल आगे बैठे हुए हैं, प्रियंका पीछे बैठी हुई है, बाकी नेता पीछे बैठे हुए हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। आपको बता दें, बिल्कुल पीछे यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बाकी के उनके साथ डेलीगेशन में जो नेता सामने आए वो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यकीनन कुछ दूर तक अभी नेताओं को पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुकुल वासनिक जी देखिए कुछ बातचीत कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका को अब थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर मीडिया की और राहुल उतर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए अब थोड़ा डिस्टेंस बना के ये देखिए राहुल गांधी आगे जाते हुए। बहुत ज्यादा भीड़ है, राहुल गांधी आगे जाते हुए। राहुल जी बीच में उन्होंने बाकी लोगों को रोका और खुद घर के भीतर चले गए। घंटे भर की मुलाकात के बाद राहुल और प्रियंका बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से उनकी क्या बात हुई। परिवार अभी डरे हुए हैं। परिवार कर रहे हैं कि डीएम साहब उनको डरा रहे हैं। जी डीएम साहब को यहाँ से तबादला चाहते हैं कि राहुल जी का हर तरह की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी इन लोगों का साथ है। हमें जो करना चाहिए, हमारी संभव जो होगा हम पूरा मदद करेंगे ये परिवार। राजनीति की कमान तनी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तरकश से तीर चला रहे हैं, मगर सवाल ये है कि इस राजनीति के बीच पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। डीएनडी पर जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, प्रियंका गांधी को वहां पर रुकना पड़ा, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो आज भी हाथरस पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसकी कोशिश परसों भी नेताओं की ओर से की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और बाद में उनको हिरासत तक में ले लिया गया था। लेकिन आज प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई और यहां पर राहुल प्रियंका पहुंचे, लेकिन पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी का आरोप है कि दरअसल 2022 की राजनीति चमकाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी के ये नेता ऐसा कर रहे हैं। खाकीधारियों के सब्र का बांध टूटा तो खादीधारियों की हड्डियां टूटने लगी। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ को यूपी की पुलिस ने लाठी से नाप दिया। भगदड़ मच गई। सब कुछ गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे थे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, देख रही थी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, देख रहे थे कांग्रेस के 35 सांसद। सब देख रहे थे कि उनके हजारों कार्यकर्ताओं पर बरस पड़ी है पुलिस। लेकिन लठैती का लोग डीएनडी पर उतरता उसके पहले बहुत कुछ उतरा था। हाथरस का रास्ता नापने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने 30 सांसदों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज फिर निकले थे। टोल नाके पर फौज सरीखी पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल ही डीएनडी पर आगे बढ़ रहे थे। तीसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर पर बैठक के बाद प्रियंका और राहुल भी डीएनडी के लिए निकल पड़े। कार की स्टीयरिंग प्रियंका के हाथ में थी। बगल में भाई को बिठाकर वो हाथरस का सियासी हाईवे नापने निकल पड़ी थी।
करीब करीब तय ही था कि एक दिन पहले की तरह आज भी राहुल और प्रियंका को यहीं से वापस लौटना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन की तैयारी भी यही थी और राहुल प्रियंका ने भी सोचा होगा कि होना यही है। कार्यकर्ताओं के हुजूम और नारेबाजी के बीच राहुल और प्रियंका की गाड़ी को डीएनडी पर रोक दिया गया। डीएनडी पर मौजूद नोएडा पुलिस के अफसरों ने राहुल और प्रियंका को समझाने की कोशिश की कि वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास यही आदेश है। भाई और बहन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर अनिल दिखा पाए आपको कैमरा पे वो तस्वीरें, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं ये तो अभी हमें पता नहीं। पिछली बार आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचने के बाद इन्होंने चलने की कोशिश की थी। वो शायद यूपी पुलिस इस वक्त करने ना दे, इस बार करने ना दे, उनको चलने की इजाजत नहीं मिलेगी। पूरी तरह से हर तरफ से घेर लिया है। राहुल गांधी के साथ जो पुलिस ऑफिसर है रणवीर सिंह इस वक्त बात कर रहे हैं। हमारे कैमरा पे वो विजुअल हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। रणवीर सिंह इस वक्त राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। नवजोत अगर आप देख पा रही है तो राहुल और प्रियंका गाड़ी से बाहर तो नहीं उतरे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी को सियासी सड़क पर फर्राटा भरने का सिग्नल मिल गया। राहुल ने अपने फोन पर पुलिस अफसरों का कोई संदेश दिखाया और अभी तक लोहे की दीवार बनी पुलिस राहुल प्रियंका की गाड़ी के सामने से हटने लगी। जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, पांच लोगों तक आने की अनुमति होगी। 2 दिनों से जिद पर अड़ी योगी सरकार ने आखिरकार सियासी शिष्टाचार की मर्यादा को माना, समझा और राहुल प्रियंका के साथ 5 सांसदों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई। शुक्रवार को क्यों रोका गया था और शनिवार को कौन से हालात बदल गए जो सरकार ने अपना फैसला बदल दिया, ये समझ से परे है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले इस अहम रास्ते पर करीब 6 घंटे तक मचे घमासान में सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गईं। लोग न आगे जा सकते थे न पीछे। आम लोगों की तो छोड़िए, सियासत के शोर के आगे एम्बुलेंस के सायरन को भी कोई सुनने को तैयार नहीं। नोएडा से पौलमी साहा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सिर्फ डीएनडी पर ही देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में हाथरस की इस बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर सरकार का पुतला फूंका गया। आपको ये भी बताते चले, पश्चिम बंगाल में तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया और यूपी सरकार की खुलकर मुखालफत की। हाथरस में हुई हैवानियत पर देश के अलग अलग शहरों में आक्रोश की आवाज आसमान में सुराख कर रही है। कहीं तख्तियां लेकर नारेबाजी हो रही है, कहीं पुलिस से भिड़ गए हैं प्रदर्शनकारी। कोलकाता की तस्वीरें हैं ये। अपने लाव लश्कर के साथ योगी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने हल्ला बोला है। टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ खुद बंगाल की मुख्यमंत्री इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी। मैं आज हिंदुस्तान को हर कोने कोने सब आदमी को बताने चाहूंगी कि हमारा दिल आज यूपी का वो गांव में है, जो गांव में हमारा दलित बहन को अत्याचार करके खून करके उसको जला दिया है, उसको परिवार को देखने भी नहीं दिया है। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी इसलिए भी ज्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि एक दिन पहले ही टीएमसी नेताओं के साथ हाथरस में पुलिस ने बदसलूकी की थी। सांसद डेरेक ओब्रायन को जमीन पर पटक दिया गया था क्योंकि डेरेक ओब्रायन पीड़ित परिवार से मिलने की जिद कर रहे थे। इस बदसलूकी का बदला लेने के लिए टीएमसी ने हाथरस से कोलकाता तक विरोध का बिगुल फूंक दिया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता के रास्ते में तृणमूल का जो प्रोटेस्ट रैली है हाथरस रेप केस के खिलाफ, उसको इस वक्त लीड कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से खुद रास्ते पे उतर के, और तृणमूल कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन बाद हो रहा है जब हाथरस में एक पार्टी का डेलीगेशन को भेजा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन को हाथरस घुसने नहीं दिया था।
वैसे हाथरस की घटना पर उबलने वाला अकेला शहर नहीं है कोलकाता। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाथरस के नाम पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रयागराज में तो अति ही हो गई। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए हाजिर हुए थे। वो योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करना चाहते थे, मगर ऐन समय पर बीजेपी वाले भी आ गए। पहले दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जवाबी नारेबाजी हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और फिर मारपीट भी हुई। मजबूरन पुलिस को दखल देना पड़ा। खींच के प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाना पड़ा, भगाना पड़ा। आज पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ा हुआ है, आज सारे अधिकारी वहाँ पे लगे हुए हैं, जबकि हमारी बहन को अस्पताल के अंदर दवाई भी नहीं मिली, ट्रीटमेंट नहीं मिला ढंग से। जिस कांड में फांसी दी गई थी, ऐसे ही इस कांड में उन्हें चारों को फांसी दी जाए और उनके जो पैरोकारी कर रहा है उनके भी फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। मेरठ में तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गजब की खींचतान हुई। हुआ यूं कि प्रदर्शनकारी यहाँ योगी का पुतला फूंकना चाहते थे और पुलिस ने ठान लिया था कि वो पुतला नहीं फूंकने देगी, तो आपस में लंबी खींचतान चलती रही। अलीगढ़ में वाल्मीकि कम्युनिटी भी योगी सरकार के विरोध में उतरी, जमकर नारेबाजी करती रही। हाथरस में बिटिया को इंसाफ दिलाने की आवाज उठाई। मुजफ्फरनगर में आज भी योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 32 प्रदर्शनकारियों पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बावजूद इसके फिर से प्रदर्शन हुआ। भुवनेश्वर तक हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाले लोग सड़क पर हैं। तो कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि देश चाहता है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले। लोग चाहते हैं कि इस देश में बेटियां सुरक्षित रहें। आज तक ब्यूरो। हाथरस में बिटिया का परिवार इस दर्द के साथ जी रहा है कि आखिरी वक्त में वो अपनी बेटी का चेहरा तक देख पाने से महरूम रहे। इसी दर्द के साथ लगातार वो अपनी दिल की बातें सबको बता भी रहे हैं और इसी दर्द को साझा करने के लिए आज यूपी सरकार के 2 आला अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी अवस्थी के सामने परिवार की ओर से अपनी बातें रखी गई और प्रशासन की ओर से यानी कि इन दोनों अधिकारियों ने पूरा भरोसा दिया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पहले एक बेटी के साथ हुई ज्यादती को हुकूमत की धमक से दबाने की कोशिश हुई, फिर परिवार वालों की गुहार को चीत्कार में बदल दिया गया। बेटी के मुंह तो देख लूं आखिरी बार। सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं। फिर पुलिस प्रशासन ने गांव को छावनी में तब्दील किया। फिर भी इंसाफ की आवाज दबाए नहीं दबी तो प्रशासन मान मनोहार की मुद्रा में आ गया। ये देखिए सीधी तस्वीरें अवनीश अवस्थी और यहाँ के उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अधिकारी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं। इस कड़ी में आज सुबह ही उत्तर प्रदेश के टॉप वाले 2 नौकरशाह पीड़िता के गांव में पीड़िता के घर में पहुंच गए। राज्य के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और राज्य के डीजीपी HC अवस्थी, जहां न मीडिया को जाने की इजाजत थी और न ही नेता को, वहां योगी के ये अफसरान पहुंचे डैमेज कंट्रोल करने, हाथरस पीड़िता के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने। खत्म मत करिए। ये तस्वीर तो आप भूले नहीं होंगे, 2 दिन पहले की है, जब हाथरस के डीएम साहब ने पीड़िता के पिता को बड़े प्रेम से धमकाया था और मीडिया के चक्कर में मत पड़ो कहा था। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े। तब जनाब कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन जब लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उनके बड़े वाले बाबू लखनऊ से आए,
तो पीड़िता के घर वालों के साथ जमीन पर बैठ गए। लोकतंत्र में जब लोक की आवाज हुंकार में बदलती है तो तंत्र ऐसे ही कुर्सी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। साथ में डीजीपी एचसी अवस्थी भी। काफी देर तक दोनों आला अधिकारी जमीन पर बैठकर ही परिवार वालों से बात करते रहे। उनकी सुनी, कुछ अपनी बातें रखी। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा, उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। पुलिस वालों की बेरुखी पर सवाल उठे। कहा तो पुलिस वालों ने मीडिया वालों को पीड़िता के परिवार तक नहीं पहुंचने दिया था। और कहा अब पुलिस के सबसे आला अधिकारी भी जमीन पर आ बैठे थे। जब सरकारी बाबुओं की लापरवाही का पानी सर से ऊपर चला गया तो सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए हाथरस के एसपी डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आज इंसाफ के लिए भावुकता की झोली लेकर डीजीपी साहब भी आए थे। परिवार ने अपनी जो आशंकाएं और चिंताएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है। हमने उस पर विचार किया है और उस पर यथापेक्षित निर्णय संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिए गए हैं और वो उसके हिसाब से कार्रवाई करें। हाथरस में पीड़िता के गांव के रास्ते सबके लिए खुल गए हैं, मीडिया के लिए भी, सियासत के लिए भी। लेकिन योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की, बेटियों की महफूजियत की, जिसका वचन उन्होंने दिया है। मेरा विश्वास है कि कर्तव्य पालन के दौरान जहां हमें कठोरता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आगे आना होगा, वहीं साथ ही साथ आम जनमानस के साथ विनम्रता पूर्वक सामंजस्य करते हुए अनुशासन और सत्यनिष्ठा का भी उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बार बार परिवार को भरोसा दिया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच वादी और प्रतिवादी के नार्को टेस्ट की बात भी सामने आ गई। लेकिन पीड़िता के परिवार वालों ने कह दिया है कि वो अपना नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। इस गांव का जर्रा जर्रा आज इंसाफ की मांग कर रहा है और प्रशासन कह रहा है कि इस इंसाफ के लिए जरूरी है कि जिस बेटी को मार डाला गया उसके घर वालों का नार्को टेस्ट हो। और अब घर वाले कह रहे हैं कि क्यों होगा उनका नार्को टेस्ट। जो नार्को टेस्ट होगा, आप लोगों का पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार हैं नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए। आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो इन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। नार्को टेस्ट करवाएंगे जिसमें सच और झूठ पकड़ा जाता है? नहीं। आप नहीं करवाएंगी? अब लोग पूछेंगे ना कि फिर क्यों नहीं करवा रही हैं आप? लोग कैसे पूछ सकते हैं? जानते नहीं नार्को टेस्ट होता क्या है, तो मैम ऐसे कैसे हम लोग बोल रहे हैं? आपको नहीं पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, तो इसलिए आप नहीं करवाएंगे नार्को टेस्ट। अभी डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता का परिवार पूछ रहा है कि किस पर करें भरोसा, किस पर नहीं करें। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी तो बना दी, लेकिन न तो पुलिस पर भरोसा है और न ही परिवार पर। सरकार ने तय किया है कि पुलिस को भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होगा, लेकिन लगे हाथ परिवार को भी अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। यानी इस मामले में अब देखा जाए तो एसआईटी की जांच का एक सिरा नार्को टेस्ट से जुड़ गया है। हाथरस केस में यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस और पीड़ित परिवार का होगा नार्को टेस्ट। पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर उठे सवाल। पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट क्यों? हिंदू रीति रिवाज से हम लोग इसको लगाते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आमतौर पर सच सामने लाने के लिए अपराधियों का नार्को टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ निशाने पर पीड़ित परिवार भी है। क्या मकसद सिर्फ सच सामने लाना है
या फिर पूरे मामले को और उलझाना है। फिलहाल ऐसा माहौल बना है कि इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कब? इसमें जिस तरह के टेस्ट, नार्को टेस्ट करने की बात है, पूछताछ की बात है, उससे ये दिखाने की, ये जानने की कोशिश है कि क्या वाकई इस पूरे मसले में जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं उसी तरह की बातें सच हैं या फिर इसमें कुछ और है। इसी के चलते पीड़ित परिवार का भी होना है, क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि पीड़ित परिवार कहीं न कहीं कुछ छुपा रहा है, ऐसा शक है पुलिस को, और इसीलिए पुलिस उनका भी नार्को टेस्ट करना चाहती है, जिससे कि पता चल सके जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। क्या वो अधिकारी जिन्होंने क्रिमेशन किया वो लोग सच बोल रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश होगी। जिस एसआईटी जांच के नाम पर गुरुवार से ही हाथरस के इस गांव में माहौल बनाया गया, उस गांव में शुक्रवार को पुलिस की ऐसी घेरेबंदी कर दी गई कि कोई अंदर जा ही नहीं सका। बताया ये गया कि अंदर एसआईटी वाले अपनी जांच का काम कर रहे हैं, कहीं बाहर वाले उनके काम में बाधा न डाले, इसलिए रास्ता रोका गया है। लेकिन सत्य के पुजारी गांधी के जन्मदिन पर ही ऐसा झूठ बोला गया, ये पर्दा आज उठा। जब मीडिया को गांव में जाने की एंट्री मिली तब पता चला कि कल तो एसआईटी जांच कर ही नहीं रही। वो लोग आए थे जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए। सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं, एक बार फिर से, परसों पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी। कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी हमें तो जानकारी दी गई कि नहीं एसआईटी की टीम पूछताछ करी, इसलिए अंदर नहीं जाने देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। वैसे नार्को टेस्ट से याद आया कि पीड़िता का परिवार कह रहा है कि उसे सब मंजूर है। नार्को टेस्ट हो तो पहले डीएम का हो, जिन पर परिवार सबसे संगीन आरोप लगा रहा है। उनके जाने के बाद डीएम साहब आए थे और हमने तुम्हें जो तुमने मांग रखी थी बोल रहे थे कि जो तुमने मांग रखी पूरी कर दी। हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। हमने तो बोला था बॉडी चाहिए हमें। अब तुम बार बार पे बयान क्यों बदल रहे हो? बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं कराएंगे। कराइए ये सब जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, उन लोगों का कराइए ना, जो इन लोगों ने झूठ पे झूठ। आप कह रही हैं कि डीएम का, एसपी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप डीएम के नार्को टेस्ट की मांग कर रही हैं? हाँ, होना चाहिए। लोग एसडीएम के भी नार्को टेस्ट की होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन का जोर इस बात पर है कि पीड़िता से बलात्कार नहीं हुआ और उसकी आड़ में ही पुलिस की बर्बरता नहीं दिखती, बेटी का दर्द नहीं दिखता, बेबस माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं दिखते। तो क्या 30 सितंबर की रात हाथरस के इस गांव में एक पीड़िता की नहीं, हमारी मरी हुई संवेदना और न्याय की लाश को ठिकाने लगा दिया गया था? परिवार को अंतिम संस्कार तक की मोहलत नहीं मिली। मट्टी आई थी उस दिन। हाँ, परसों हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। मैं पैर की मेरी बहू, मेरी ननद की मट्टी तो कम से कम दे दो, हमको दिखा दो, मेरी बेटी के मुंह तो देख लूं आखिरी बार। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस में आधी रात की अंधेर गर्दी पर जब सवाल उठे, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी, तो उसके बाद यहां पर कार्रवाई करते हुए सरकार की ओर से 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन पीड़ित परिवार बार बार हाथरस के डीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है कि डीएम को उनके पद से कब हटाया जाएगा। चिता की राख ठंडी हो गई, पीड़िता की अस्थियां भी चुन गईं, लेकिन इंसाफ के लिए धधकती आग न कम हुई है न कम होती दिख रही है। इसी का नतीजा है कि जिले के एसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर गई है। सबको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि धमकी देने वाले डीएम पर एक्शन कब होगा? वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े। कब होगी उस डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई जिसने रात के अंधेरे में एक बेटी के लिए इंसाफ में कील ठोक दी, जब उसके शव को जला दिया गया और घर वालों को देखने तक नहीं दिया गया? आप मुझे बता दीजिए क्या जल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई हैं? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या जल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? इसीलिए
अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब होगी कार्रवाई डीएम साहब पर, कब होगी कार्रवाई एसडीएम साहब पर, जो मीडिया को धमकाने को अपनी ड्यूटी समझते रहे। इतनी बदतमीजी हो सकती थी, ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूं? बोलिए आप कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी। आज तक ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। आज तक पीड़ित परिवार के हर एक पक्ष को देश के सामने रखता रहा। यही वजह रही कि आज तक की खबर के असर के बाद एक तरफ जहां पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ आज मीडिया को भीतर जाने की इजाजत दी गई और तीसरी तरफ सीबीआई जांच की भी सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। पूरे मामले में तफ्तीश आगे कैसे बढ़ती है, पीड़ित परिवार को न्याय के लिए सरकार की ओर से आगे क्या किया जाता है, इस खबर पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। हाथरस के भूलगढ़ी गांव से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।